एक 21 वर्षीय युवक ने जब 70 वर्षीय करोड़पति महिला से शादी की, लेकिन 7 दिन बाद वो हैरान रह गया। उसके पैरों के नीचे से जमीन खिंच गई। फिर उसने क्या किया, तो दोस्तों, इस रहस्यमय कहानी को शुरू करें। उससे पहले आप सभी से निवेदन है, कहानी को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस रहस्यमय कहानी को पूरा सुने, बहुत मजा आएगा। तो चलिए दोस्तों, इस रहस्यमय कहानी को शुरू करते हैं। सुभाष मेहता एक 21 वर्षीय युवक जिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उसकी मां शीला देवी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अगर जल्द ही महंगा इलाज न मिला तो उनके बचने की उम्मीद बेहद कम थी। दूसरी ओर उसकी 18 वर्षीय बहन नीरज, जिसने मुश्किल से एक प्रतिष्ठित कॉलेज में दाखिला लिया था, फीस न भर पाने के कारण पढ़ाई छोड़ने की कगार पर थी। सुभाष खुद कानून की पढ़ाई कर रहा था और साथ में एक मामूली इंटर्नशिप करता था, लेकिन उसकी कमाई से घर का खर्च मुश्किल से चलता था। ऊपर से उसके पिता के समय का भारी कर्ज अब उसके सिर पर था। लेनदार की धमकियां रोज सुनने को मिलती, मां की दवाएं उधार लेनी पड़ती और बहन के लिए किताबें खरीदना भी एक सपना सा लगता। एक दिन जब सुभाष एक सस्ती चाय की दुकान पर खड़ा अपने जीवन की परेशानियों में उलझे हुआ था, उसे महसूस हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा है। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और सामने देखा। एक प्रभावशाली महिला, जिसकी उम्र लगभग 70 के करीब रही होगी। उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि कोई भी उन्हें अनदेखा नहीं कर सकता था। सफेद रंग की महंगी साड़ी, हीरे की नफासत भरी ज्वेलरी और आंखों में गहरा आत्मविश्वास। सुभाष को समझ में नहीं आया कि इतनी बड़ी हस्ती वहां क्या कर रही थी और उससे क्या चाहती थी। तुम्हारा नाम सुभाष मेहता है, महिला की आवाज गंभीर थी। तुम्हारी मां शीला देवी गंभीर बीमारी से जूझ रही है, तुम्हारी बहन कॉलेज में पढ़ रही है और तुम्हारे सिर पर भारी कर्ज है। सुभाष के हाथ में पकड़ा चाय का गिलास कांप गया। आप कौन है? उसने घबराते हुए पूछा। सुमन देवी, कपूर महिला ने अपना नाम बताया। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। सुभाष को याद आया, कपूर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री देश के सबसे बड़े बिजनेस साम्राज्य में से एक। उनकी मालिक सुमित्रा देवी कपूर, अरबों की संपत्ति, हाई प्रोफाइल पार्टियां और अनगिनत विवाद। लेकिन इस समय वो वहां क्या कर रही थी और उससे इतनी निजी बातें कैसे जानती थी? आप मुझसे क्या चाहती है? उसने संदेह से पूछा। सुमन देवी ने गहरी सांस ली और कहा, शादी। सुभाष को लगा कि उसने कुछ गलत सुना है। क्या? हां, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूं, सुमन देवी ने सपाट स्वर में कहा। सुभाष के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या यह मजाक था? 70 साल की एक अरबपति महिला एक 21 साल के संघर्षरत युवक से शादी करना चाहती थी। ये कोई मजाक है? उसने अविश्वास से पूछा। नहीं, सुमन देवी का चेहरा गंभीर था। ये एक प्रस्ताव है। अगर तुम मुझसे शादी करोगे तो मैं तुम्हारी मां का पूरा इलाज कराऊंगा, बहन की पढ़ाई का खर्च उठाऊंगी और तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी। सुभाष को लगा जैसे वो कोई सपना देख रहा हो। इसके बदले में मुझे क्या करना होगा? कुछ नहीं, बस मेरे कानूनी पति बनना होगा। शादी सिर्फ कागजों पर होगी, तुम्हारी जिंदगी पर कोई रोक टोक नहीं होगी। तुम्हें पूरी स्वतंत्रता मिले। सुभाष के लिए ये एक सपने जैसा प्रस्ताव था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर भी बैठ गया। ये महिला, जो देश की सबसे ताकतवर हस्तियों में से एक थी, आखिर उससे शादी क्यों करना चाहती थी? क्या तुम्हें थोड़ा समय चाहिए? सुमन देवी ने पूछा। सुभाष को समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। वह जानता था कि ये प्रस्ताव किसी जाल की तरह लग रहा है, लेकिन यह भी सच था कि अगर उसने हां कह दिया तो उसकी मां को जिंदगी मिल सकती थी, बहन का भविष्य संवर सकता था और उसका पूरा। लेकिन क्या यह इतना आसान था? उसने गहरी सांस ली और कहा, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए। सुमन देवी हल्का सा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन याद रखना, यह प्रस्ताव हमेशा के लिए नहीं रहेगा। इसके बाद वो धीरे से अपनी महंगी कार में बैठी और चली गई। लेकिन सुभाष के मन में हजारों सवाल छोड़ गए।
क्या ये सौदा इतना आसान था या इसके पीछे कोई गहरा राज छुपा था? सुभाष को अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी शादी 70 वर्षीय करोड़पति महिला सुमन देवी से हो चुकी है। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि उसे समझने का मौका ही नहीं मिला। कोई धूम धड़ाका नहीं, कोई रस्में नहीं, बस कुछ कानूनी दस्तावेजों पर हस्ताक्षर और कुछ गवाहों के सामने उसकी किस्मत बदल गई थी। अब वो इस भव्य हवेली का कानूनी मालिक नहीं तो कम से कम इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका था। जब सुभाष पहली बार हवेली में कदम रखता है तो उसकी आंखें 14 आ जाती है। ये कोई आम हवेली नहीं थी, बल्कि एक महल था। इतिहास की गवाही देता हुआ, समय की परछाइयों को समेटे हुए विशाल संगमरमर की दीवारें, ऊंचे ऊंचे खंभे जिन पर बारीक नक्काशी की गई थी, और उन पर तंगे पुराने समय के झूमर जिनमें अब भी हल्की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। दीवारों पर महंगे विदेशी चित्र लगे थे, कुछ राजा महाराजाओं के तो कुछ अजीब सी अमूर्त आकृतियों के। ऐसा लगता था मानो ये चित्र हवेली की कहानियां अपने भीतर समेटे हुए हों। सुभाष आगे बढ़ता गया। उसकी हर एक कदम की आहट बड़ी भयंकर खामोशी में गूंज रही थी। फर्श पर पुरानी लेकिन कीमती ईरानी कालीनें बिछी हुई थी। हवेली के भीतर एक अजीब सा ठंडापन था, जो सर्दी के कारण नहीं बल्कि किसी अनदेखे भय के कारण महसूस हो रहा था। सुभाष ने महसूस किया कि हवेली के कर्मचारी अजीब व्यवहार कर रहे थे। सबसे पुराना नौकर रघुनाथ लगभग 60 से 55 साल का था। झुकी हुई कमर, सूखी काया और झुर्रियों से भरा चेहरा, उसकी आंखें हमेशा सहमी हुई लगती थी। जब भी सुभाष उससे कुछ पूछता तो वो जवाब देने से पहले इधर उधर देखता, मानो ये तय कर रहा हो कि कोई और सुन तो नहीं रहा। कमला, हवेली के मुख्य सेविका, बेहद कम बोलती थी। जब भी वो सुभाष के सामने आती तो सिर झुका लेती और जल उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे सुभाष समझ नहीं पा रहा था। वो डर था या फिर कोई गहरी उदासी। इसके अलावा अन्य कर्मचारी भी बहुत औपचारिक और संयत थे। कोई बेवजह सुभाष से बात नहीं करता। हवेली में जितने लोग थे उतनी ही, जब पड़म रखते ही सुभाष को सबसे ज्यादा जिस चीज ने परेशान किया वह थी दूसरे माले का एक दरवाजा जो हमेशा बंद रहता था। हवेली के अंदरूनी हिस्से में एक चौड़ा संगमरमर का सीढ़ीदार रास्ता था जो सीधे ऊपर की ओर जाता था। लेकिन जब भी सुभाष ने वहां जाने की कोशिश की, किसी ना किसी नौकर ने उसे रोक लिया। ऊपर जाना मना है बाबूजी, रघुनाथ ने कहा। क्यों? सुभाष ने चढ़ाकर पूछा। रघुनाथ ने जवाब देने की बजाय सिर झुका लिया। दूसरे माले पर जाने वाली सीढ़ियों के ऊपर एक बड़ा सा लकड़ी का दरवाजा था। वो गहरे काले रंग का था, मानो अंधेरे ने इसे घेर रखा हो। इस दरवाजे पर एक बड़ा सा लौह ताला लगा हुआ था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि दरवाजे के ठीक ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था जो हर वक्त उसकी निगरानी कर रहा था। सुभाष को यह देखकर झटका लगा, किस चीज की निगरानी की जा रही है? अगर दरवाजा बंद ही रखना था तो उस पर सीसीटीवी लगाने की क्या जरूरत थी? क्या इस दरवाजे के पीछे कोई रहस्य छिपा है? पहले ही दिन रात को सुभाष को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, घड़ 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 थक थक। ये आवाज दूसरी मंजिल से आ रही थी। सुभाष उठकर बाहर निकला, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर जाने की कोशिश की, रघुनाथ आ गया। आप यहां क्या कर रहे हैं बाबूजी? सुभाष चौंक गया। रघुनाथ की आंख में हल्का भय था। रात को यहां मत निकला करो, उसने कहा और धीरे धीरे वापस चला गया। लेकिन सुभाष को उस रात नींद नहीं आई। वो जानना चाहता कि दूसरे माले के उस बंद दरवाजे के पीछे क्या है। सुभाष को धीरे धीरे पता चला कि ये हवेली पहले विक्रम कपूर नामक एक करोड़पति व्यवसायी की थी, जो 15 साल पहले एक रहस्यमय दुर्घटना में मारा गया था। कहा जाता था कि उसकी मौत इसी हवेली के अंदर हुई थी, लेकिन उसकी लाश कभी नहीं मिली। क्या सुमन देवी इस बारे में कुछ जानती है क्या? विक्रम कपूर की मौत किसी दुर्घटना का ना थी या कोई साजिश जैसे जैसे दिन बीत रहे थे।
सुभाष को एहसास हो रहा था कि वो एक ऐसी पहेली में फंस चुका है जिसका हल निकालना आसान नहीं होगा। हवेली की दीवारें कुछ छुपा रही थी, पर सवाल ये था, आखिर वो राज क्या था? रात का तीसरा पहर था। हवेली के विशाल जुमर की रोशनी मंद हो चुकी थी। बाहर तेज हवाएं पेड़ों को झकझोर रही थी, जैसे वे कोई गहरा रहस्य फुसफुसा रही हो। हवेली के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मगर सुभाष के दिल में तूफान उठ रहा था। उसने अभी अभी सुना था कि सुमन देवी उससे कोई बड़ा सच छुपा रही थी। वो अभी तक नहीं जानता, लेकिन जब सच सामने आएगा तो बहुत देर हो चुकी होगी। सुभाष का दिमाग चकरा गया। ये कौन सा सच था जिससे उसे अनजा रखा जा रहा था? वो बिस्तर पर लेटने की कोशिश करने लगा, लेकिन बेचैनी उसके अंदर उफान मार रही थी, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे पुकार रही हो। हवेली के अज्ञासा सुमन देवी के दफ्तर तक सीमित थी। जब हवेली के कर्मचारी गहरी नींद में थे, सुभाष बिस्तर से उठा। उसने धीरे धीरे अपने कमरे का दरवाजा खोला और बाहर जहां का चारों ओर सन्नाटा पस रहा था। धीमे कदमों से वो सुमन देवी के निजी दफ्तर की ओर बढ़ा। उनकी स्टडी हवेली के पश्चिमी हिस्से में थी, जहां पुरानी लकड़ी की अलमारियां दीवारों से सटी खड़ी थी और एक बड़ा महोगनी का टेबल बीचों बीच रखा था। सुभाष ने दरवाजे पर हाथ रखा। ये खुला था। वो दबे पांव अंदर गया। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। अलमारियों में ढेर सारी फाइलें सजी थी, जिन पर मोटे अक्षरों में बिजनेस डील्स और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट के नाम लिखे थे। मगर उसकी नजर सीधे टेबल पर पड़ी। वहां कुछ पुराने दस्तावेज और एक मोटा लिफाफा रखा था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। भीतर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकली। उन तस्वीरों में दो लोग खड़े थे, एक उसके पिता अमितेश मेहता और दूसरा विक्रम कपूर। सुभाष की आंखें तस्वीरों पर गड़ गई। पापा और विक्रम कपूर उसने खुद से फुसफुसाना थी, मगर विक्रम कपूर के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी। फिर उसने तस्वीरों के साथ रखे पत्रों को उठाया। या विक्रम कपूर के लिखे हुए थे। पहले पत्र में लिखा था, सुमन, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुमने मेरे पैसे हड़प ली, मेरे बिजनेस को तबाह कर दिया। मैं तुम पर भरोसा करता था, लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी वजह से मेरी पत्नी और बेटा मुझसे दूर गए। एक दिन तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी। दूसरे पत्र में लिखा था, अगर कल सुबह मैं जिंदा ना रहूं तो इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सुमन होगी। उसने मुझे मेरी कंपनी से निकाल फेंका। उसने मेरे सबसे करीबी दोस्त अमितेश को मेरे खिलाफ भड़काया, और अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। सुभाष का सिर चकरा गया। क्या उसने जल्द एक हलचल महसूस हुई? सुभाष ने धीरे धीरे सिर घुमाया। दरवाजे पर सुमन देवी खड़ी थी। उनकी आंखों में ना तो गुस्सा था और ना ही कोई घबराहट, बल्कि उनके चेहरे पर एक रहस्यमय शांति थी। तो तुमने आखिरकार देख ही लिया, उन खड़ा था। सुमन देवी मुस्कुराई, बिल्कुल, लेकिन मेरे पिता ने ऐसा कुछ नहीं किया होगा, सुभाष ने चीखते हुए कहा। सुमन देवी ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे आगे बढ़ी। सच का सामना करना आसान नहीं होता, सुभाष, उन्होंने कहा। तुम्हारे पिता ने मेरे पति की जी बर्बाद कर दी थी। उन्होंने विक्रम को आत्महत्या करने पर मजबूर कर दिया। जूत मेरे पिता कब? सुमन देवी ने धीमे से कहा। विक्रम ने आत्महत्या नहीं की थी, सुभाष, उसे मारा गया था। सुभाष सन्न रह गया। क्या मतलब? और उसकी मौत की असली वजह सिर्फ मैं ही नहीं थी, तुम्हारे पिता भी थे। हवेली का बंद दरवाजा। सुभाष का सिर घू। सुभाष के रोंगटे खड़े हो गए। वह दरवाजा जहां हमेशा सीसीटीवी कैमरा निगरानी करता था, वहां कौन सा सच छिपा था? सुभाष अब सिर्फ एक मोहरा नहीं रह सकता था। हवेली के रहस्यों और सुमन देवी के अतीत ने उसे पूरी तरह झकझोर दिया था। उसे ये समझ आ गया था कि यह सिर्फ एक शादी का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक गहरी साजिश, लालच और बदले की कहानी थी। लेकिन वो अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त कबीर शर्मा से मदद मांगी।
कबीर एक खोजी पत्रकार था जिसने कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था। तुम्हें सबूत चाहिए, कबीर ने गंभीरता से कहा। हां, और वो भी ठोस सबूत, सिर्फ हवेली की रहस्यमय कहानियां नहीं, बल्कि असली प्रमाण जिनसे सुमन देवी को कानून के कटघरे में खड़ा की जा सके। सुभाष का स्वर दृढ़ था। सुभाष और कबीर ने सुमन देवी के बिजनेस रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शंस, कानूनी दस्तावेज और हवेली के पुराने नौकरों से बातचीत शुरू की। उन्हें जल्द ही पता चला कि सुमन देवी सिर्फ बदला लेने वाली महिला नहीं थी। वो एक माफिया क्वीन थी जिनका काला साम्राज्य देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। कई अज्ञात खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन, 2 पुराने कर्मचारी हवेली के नौकरों और गार्ड्स के बीच फुसफुसाना रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब सुभाष को हवेली के दूसरे मालिक पर स्थित बंद कमरे की एक पुरानी चाबी मिली। उसने चुपके से रात के अंधेरे में उस दरवाजे को खोला। दरवाजे के अंदर एक सीक्रेट स्टडी रूम था जहां पुराने दस्तावेज, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। दीवारों पर अखबारों की कतरनें चिपकी थी जिनमें सुमन देवी के पति विक्रम कपूर की रहस्यमय मौत का जिक्र था। लेकिन जो फाइल सुभाष को सबसे ज्यादा चौंका देने वाली लगी, उसमें उसके अमितेश मेहता का नाम था। मेरे पिता सुभाष के हाथ काम गए। फाइल के मुताबिक विक्रम कपूर और अमितेश मेहता एक साथ एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो करोड़ों की जमीन से जुड़ा था। लेकिन जब अमितेश ने इस भ्रष्टाचार में शामिल होने से मना कर दिया तो वो एक रहस्यमय दुर्घटना में मारा गया। सुभाष के मन में आग लग गई। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये उसके पिता के हथियारों को बेनकाब करने की जंग थी। अब सुभाष और कबीर कर सकता था, इसलिए उसने अपने सबसे करीबी दोस्त कबीर शर्मा से मदद मांगी। कबीर एक खोजी पत्रकार था जिसने कई बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया था। तुम्हें सबूत चाहिए, कबीर ने गंभीरता से कहा। हां, और वो भी ठोस सबूत, सिर्फ हवेली की रहस्यमय कहानियां नहीं, बल्कि असली प्रमाण जिनसे सुमन देवी को कानून के कटघरे में खड़ा की जा सके। सुभाष का स्वर दृढ़ था। सुभाष और कबीर ने सुमन देवी के बिजनेस रिकॉर्ड, बैंक ट्रांजैक्शंस, कानूनी दस्तावेज और हवेली के पुराने नौकरों से बातचीत शुरू की। उन्हें जल्द ही पता चला कि सुमन देवी सिर्फ बदला लेने वाली महिला नहीं थी। वो एक माफिया क्वीन थी जिनका काला साम्राज्य देश के कई हिस्सों में फैला हुआ था। बैंक ट्रांजैक्शंस, कई अज्ञात खातों में करोड़ों रुपए का लेन देन, 2 पुराने कर्मचारी हवेली के नौकरों और गार्ड्स के बीच फुसफुसाना रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके थे। लेकिन सबसे बड़ा खुलासा तब हुआ जब सुभाष को हवेली के दूसरे मालिक पर स्थित बंद कमरे की एक पुरानी चाबी मिली। उसने चुपके से रात के अंधेरे में उस दरवाजे को खोला। दरवाजे के अंदर एक सीक्रेट स्टडी रूम था जहां पुराने दस्तावेज, फोटो और वीडियो रिकॉर्डिंग रखी हुई थी। दीवारों पर अखबारों की कतरनें चिपकी थी जिनमें सुमन देवी के पति विक्रम कपूर की रहस्यमय मौत का जिक्र था। लेकिन जब अमितेश ने इस भ्रष्टाचार में शामिल होने से मना कर दिया तो वो एक रहस्यमय दुर्घटना में मारा गया। सुभाष के मन में आग लग गई। ये सिर्फ बदले की कहानी नहीं थी, ये उसके पिता के हथियारों को बेनकाब करने की जंग थी। अब सुभाष और कभी कर लिए थे, वे सीधे पुलिस कमिश्नर के पास पहुंचे और सारी जानकारी दी। कमिश्नर पहले तो हिचकिचाना, लेकिन जब उन्होंने हवेली के गुप्त कमरे से मिले दस्तावेजों को देखा तो उन्हें मामला समझ में आ गया। अगले ही दिन तुम मुझे हरा सकते हो। उनकी आंखों में नफरत जल रही थी। तुम्हारी नफरत ने तुम्हें खुद ही तबाह कर दिया है, सुभाष ने जवाब दिया। उनका साम्राज्य ध्वस्त हो चुका था। हवेली को नीलाम कर दिया गया। उनकी सारी संपत्ति सरकार ने जब्त कर ली। लेकिन जब अधिकारियों ने सुभाष से पूछा कि क्या वो हवेली लेना चाहता है, उसने मना कर दिया। नहीं, ये उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और एक टेक कंपनी शुरू की। इसी दौरान उसने एक डॉक्टर अनन्या राव से शादी कर ली। अनन्या की सोच भी सुभाष जैसी ही थी, कठिनाइयों से लड़कर आगे बढ़ने की। जब उनके बेटे आयुष का हुआ
तो सुभाष ने एक नई कसम खाई। अपने बेटे को वो जिंदगी देगा जो उससे छीन ली गई थी। अब वो सिर्फ अमितेश मेहता का बेटा या सुमन देवी का पति नहीं था, वो अपनी खुद की पहचान बना चुका था। अतीत की काली छाया अब भी कभी कभी उसके सपनों में आती थी, लेकिन अब वो डरता नहीं था, क्योंकि अब वो जान चुका था कि न्याय की लड़ाई सिर्फ एक बार नहीं लड़ी जाती, बल्कि ये एक निरंतर संघर्ष है जिसे हर पीढ़ी को आगे बढ़ाना होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर, कमेंट करना नहीं भूलें। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, नई जानकारी के साथ। धन्यवाद। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।